हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। बैक टू स्कूल के इस सेशन में फ़िलहाल हम आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे थे और हमारे साथ है क्लास 12 की एनसीईआरटी और जिसके सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमने बहुत सारा सेक्शन जो है अभी तक डिस्कस कर लिया था और लास्ट में हमारे पास जो सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन है 18th सेंचुरी की, उसे डिस्कस करना बाकी रह गया था। तो इस वीडियो में हम आपके साथ पहले इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी उस समय की, उसे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में फिर जो सोशल और कल्चरल लाइफ कैसा था उस समय का, उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 18th सेंचुरी का जो इंडिया था वो उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना कि 17th सेंचुरी में कर पाया था। याद कीजिए, उससे पहले मुगल रूल कर रहे थे और उन्होंने इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया था, खास करके इकोनॉमिक पे और जो सोशल लाइफ था उन पर। तो ऐसे में जो प्रोग्रेस होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 7th सेंचुरी जाके 18th सेंचुरी में, वो उतना नहीं हो पाया। ना ही इकोनॉमिकली डेवलप हो पाया, ना ही कल्चरली हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये वो टाइम था जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और जो छोटे मोटे रूलर थे या जो भी उनके ऑफिशियल्स थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, सब क्या कर रहे थे, लूट खसोट मचाने में लगे हुए थे। सबको मौका मिल गया था कि अधिक से अधिक पैसे लूटपाट करें और अपनी जेबें भर लें। बाकी उन्हें जनता से, पीपल से, पीजेंट से, किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में जो जनता थी वही वर्स्ट कंडीशन में थी। देखिए ये वो कंडीशन है जब इंडिया डिवाइडेड था, एक तरह से समझिए। एक तरफ जहाँ एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी दिख रही थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लाले पड़े हुए थे। दूसरी तरफ जो सामंत वगैरह थे ऐसो आराम लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, जो करंट में भी आप देख सकते हैं, बट उतना डिफरेंस नहीं दिखता जितना कि दैट टाइम में 18th सेंचुरी में हम देखने को मिलता है। तो ये ऐसा समय डिफरेंसेज बहुत ज़्यादा है। एक तरफ एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है वो दिख रही है और एक तरफ एक्सट्रीम लग्जरी दिख रही है। तो लेकिन फिर भी कहा जाता है, हिस्टोरियन ने मेंशन किया कि जो 18th सेंचुरी का लाइफ था वो उतना भी बुरा नहीं था जितना कि लेटर ऑन 19th सेंचुरी में हम अंग्रेजों के आने के बाद देखेंगे। तो अंग्रेजों के आने के बाद जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी या सोशल कंडीशन थी वो वर्स्ट हो गई थी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए एग्रीकल्चर वाला जो कंडीशन है उसे देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में क्या कंडीशन था उस समय। जो 18th सेंचुरी का एग्रीकल्चर था हमारा, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही बैकवर्ड था। बैकवर्ड इन सेंस उस समय तक टेक्नोलॉजी थोड़ी सी भी इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई थी। एक तरफ हम जहाँ देखेंगे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंसान आगे बढ़ रहा था। वहीं इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थे बहुत ज़्यादा। इंडियन बैकवर्ड तो अभी भी है। आप देखिए एग्रीकल्चर में अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की यूज नहीं हो पाती है जो वर्ल्ड वाइड यूजेज होते हैं। तो आप समझिए उस समय की क्या कंडीशन होगी 18th सेंचुरी की। साथ ही साथ देखिए जो हमारा पीजेंट था, जो किसान था, वो बेचारा बहुत मेहनत करता था। उसके पास लैंड की कमी भी नहीं थी। उसके बाद बहुत बड़ा एरिया होता था क्योंकि उस समय पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि आज है। ऐसे में उसके पास लैंड की बिल्कुल कमी नहीं थी और हार्ड वर्किंग भी था वो। और बहुत सारे कभी कभी जो प्रोडक्शन है हाई लेवल तक लेके चला जाता था। बट इन कंडीशन क्या थी, को जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, जिनसे उन पैसे लोन लेकर वो एग्रीकल्चर करता था या जिन्हें उन्हें रेवेन्यू देना होता था रूलर वगैरह को, तो ये सारे के सारे लोग इनको बहुत ही ज़्यादा इनका एक्सटॉर्शन करते थे। ऐसे में वो लोगों की पेट तो भर पाता था लेकिन जो उसकी पर्सनल लाइफ थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही इनएडिक्वेट थी। आप समझिए एक तरफ जहाँ उसके जाए हुए लोग खाना खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उसी के पैसे पे ऐसो आराम कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ उसकी जो पर्सनल लाइफ होगी वो बहुत ही वर्स्ट थी। करंट में भी आप कुछ एरिया में देख सकते हैं ऐसा, जो हमारे जो एग्रीकल्चर हैं, जो फार्मर हैं, उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितने की उतनी होनी चाहिए। इसमें हम नहीं जाते। देखिए जो कंडीशन था इनका एग्रीकल्चर का, पीजेंट्स का, वो चाहे मुगल हो, मराठा हो, चाहे सिख हो, जिनके भी रूल के टाइम में आप देखिए, मुगलों तक तो फिर भी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन जब हम मराठाओं के टाइम में देखते हैं उनका एक ही फॉर्मूला था, एक ही काम था, अधिक से अधिक एरिया विन करना। बट जो सोशल लाइफ था या इकोनॉमिकल लाइफ थी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। सिखों के टाइम में भी हमने यही देखा कि वो इकोनॉमी पर डिपेंड जो भी होगा डेवलपमेंट पर, उस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मुगलों के टाइम में जो पीजेंट की स्थिति थी बहुत अच्छी थी या मराठों के टाइम में ख़राब थी, बिल्कुल नहीं है। सब टाइम में हमने देखा जागीरदारी सब कुछ लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। मुगलों ने भी रेवेन्यू जो उनका कलेक्शन सिस्टम था, बाद में उन्होंने देखा हमने कि जागीरदारी स्टार्ट कर दी। अब क्या होता था, पीजेंट से मनमाना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वो लोग। ऐसे में इन पूरा का पूरा जो टाइम है 18th सेंचुरी वाला, जो पीजेंट्स की लाइफ है वो पूरी तरह से वर्स्ट थी, बहुत बुरी स्थिति थी। और विलेज की कैसी कंडीशन थी जरा उसे देख लेते हैं।
देखिए जो हमारा इंडियन विलेज था उस समय का, वो सेल्फ सफिशिएंट था। कैसे? देखिए अगर आज भी आप अपने गांव जाएंगे या किसी गांव जाने का आपका मौका मिलता है या गांव से आप जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम मार्केट नहीं जाते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर किसी को सब्जी खरीदनी हो, वेजिटेबल खरीदना हो, तो आसपास ही घर में ही उपजा लेते हैं, या पास जो हमारा खेत है, जो लैंड है, उसमें उपजा लेते हैं। ऐसे में उस समय का भी जो हमारा विलेज था वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट था। और जो इम्पोर्ट वगैरह होते थे बाहर से, वो बहुत ही नाम मात्र के होते थे, रेयरली होते थे। ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो वो आज भी देखने को मिलता है कुछ एरिया में। लेकिन ये समझिए वो टाइम है जब मुग़ल रूल करने के बाद, मुग़लों का जो अगला फेज था, जैसे कि औरंगजेब के बाद के टाइम देखेंगे, फिर भी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था हमारा यूरोप वगैरह से, एशियन कंट्री वगैरह से, वो उस समय तक बढ़ने लगा था। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब शाहजहाँ के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में देखा, तो हमने देखा कि बाहर से व्यापार स्टार्ट हो गए थे, अंग्रेज आने लगे थे, या उससे पहले भी जो ट्रेड था, सिल्क रूट था, उन सब माध्यमों से रूट से ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका था। तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो बाहर से इंपोर्ट होती थी 18th सेंचुरी में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये देखिए अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 18th सेंचुरी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बाहर से इंपोर्ट होती थी। तो एक एक करके हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कौन सा पार्ट, कौन सा सामान जो है बाहर से आता था। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पर्शियन गल्फ वगैरह था, जो भारत की खाड़ी वगैरह जो एरिया है, वहाँ से क्या क्या आता था। हमारा जो पर्ल है, मोती है, चाहे रॉ सिल्क है, चाहे डेट्स वगैरह हैं, चाहे उलन हैं, या चाहे फिर रोज वाटर हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पर्शियन गल्फ एरिया से आते थे। देखिए जो डेट्स वगैरह हैं, आज भी हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट साइड से आता है। जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का रूल स्टार्ट हो गया, तो इंडियन मार्केट में जो डेट्स थे, जो ड्राई फ्रूट्स थे, उनकी कीमत अचानक से बढ़ गई। तो समझिए कि आज भी हमारा जो डेट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो बाहर से ही इम्पोर्ट हो रहे हैं मैक्सिमम। तो ऐसे कंडीशन उस समय से ये चला आ रहा है, जो हमारा पर्शियन गल्फ से। ये पॉइंट याद रखेंगे, पर्शियन गल्फ से क्या क्या आता है। फिर आगे हम देखते हैं जो हमारा अरब कंट्री है, वहाँ से क्या आता था। देखिए अरब कंट्री दैट टाइम भी रिच थे, आज भी रिच हैं। इन सेंस वहाँ से हमारे पास गोल्ड आता था, कॉफ़ी आता था, और जो मेडिसिन वगैरह हैं, ड्रग वगैरह हैं, वो सब चीज़ आते थे। कॉफ़ी मतलब जो करंट का हमारा नेस्कैफे है वो वाला नहीं, ये जो कॉफ़ी उस समय का अरब जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा एरिया में होगा। अब हो सकता है ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज हो गई है, वहाँ पे कॉफ़ी नहीं हो पाती, बट उस समय वहाँ से हमारे पास इंपोर्ट होता था, इसके हमारे पास प्रूफ हैं। तो आगे हम देखते हैं, अरब से हमने देख लिया। आगे देखिए चाइना से हमारे पास क्या क्या आता था। चाइना से जो हमारा ट्रेड है वो बहुत पुराना है, क्योंकि हमारा पड़ोसी भी है, नेबर भी है। ऐसे कंडीशन में आस पड़ोस में व्यापार वगैरह लेन देन चलता रहता है। तो जो चाइना है हमारा, वहाँ से टी और शुगर वहीं से आया था। कहा जाता है कि इन चाइनीज़ों ने ही, जो ब्रिटिशर्स आए, उन्हें चाय पीने की आदत लगा दी, और धीरे धीरे पूरे इंडियन को भी वही चस्का लग गया, जो आज भी आप अपने मार्केट में या आसपास देखेंगे, कहीं भी जाइए आपको चाय ज़रूर मिल जाएगा पीने को। तो ये जो टी है, ये चाइनीज़ों की देन है हमारे यहाँ, और वहीं से इम्पोर्ट होता था। सॉरी, और क्या क्या इम्पोर्ट होता था, जो चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन होते थे, ये सारी चीज़ें हमें चाइना से इम्पोर्ट करते थे। साथ ही साथ जो सिल्क है, बाद में हम देखेंगे कि सिल्क इंडियन मार्केट में ज़्यादा बेहतर बनने लग जाएगा, लेकिन देखते हैं कि उस समय जो हो रहा था, इम्पोर्ट हो रहा था चाइना से। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तिब्बत से क्या आता था। देखिए तिब्बत से गोल्ड कहा गया है, मेंशन किया गया है, बट इतना समझिए कि जो करंट का हमारा तिब्बत है वो उस समय का चाइना ही होगा। इसीलिए पहले हमने डिस्कस भी किया कि चाइना से गोल्ड आता था। तो ऐसे में तिब्बत से भी, अगर करंट का जो तिब्बत है हम देखेंगे, वहाँ से गोल्ड आता था। साथ ही साथ उलन जितने भी क्लॉथेज होते थे, आज भी देखिए तिब्बतियन मार्केट लगता है हमारे आसपास। किसी भी शहर में आप रहते हो, देखते होंगे कि तिब्बत मार्केट लगता है, वहाँ पे तिब्बती आते हैं और उलन कपड़े बेच के जाते हैं। तो ये 18th सेंचुरी के टाइम से हमारा चला आ रहा है कि जो उलन कपड़े हैं वो तिब्बत से इंपोर्ट होते थे। आगे देखते हैं किसमें क्या है। देखिए जो करंट का हमारा सिंगापुर है, वहाँ से क्या आता था। सिंगापुर देखिए अभी करंट का बहुत डेवलप कंट्री है, पहले से डेवलप होगा तभी इतना डेवलप हो चुका है। तो वहाँ से टिन आता था हमारे यहाँ। टिन, जिसको आप आसपास देखेंगे कुछ कंटेनर वगैरह बनता है, पैकिंग वगैरह में काम आता है, कहीं कहीं छत रूफ वगैरह भी बनाई जाती हैं। तो ये टिन जो हमारा है, ये हम सिंगापुर से इंपोर्ट करते थे। और अफ्रीका से क्या करते थे। देखिए आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, देखा होगा कि अफ्रीका जो है वो हाथियों के लिए बहुत फेमस था, आज भी हैं। वहाँ पे अफ्रीकन हाथी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो जो वहाँ हाथी के दांत होते थे, आइवरी होती थी, वो वहाँ से इंपोर्ट किया जाता था। क्यों इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि जो हाथी दांत होता है उसके बहुत सारे ऑर्नामेंट वगैरह बनते हैं, आज भी बनते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है अब तो, बहुत जो बैन भी कर दिया गया है इन सब चीज़ों पे
ट्रेड वगैरह पे। तो ये सब चीज़ें अब ऑफिशियली होती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं, पहले ज़्यादा लेवल पे होती थी। तो एक बात हम याद रखेंगे, अफ्रीका से हमने देखा जो आइवरी हमारा है, और जो ड्रग वगैरह हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, वो अफ्रीका से आते थे, क्योंकि वहाँ पे घने जंगल हैं और जंगलों में ही जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, तो वहीं पर ड्रग वगैरह बनता होगा। तो ऐसे में रिकॉल करने के लिए थोड़ा हम आसान रहेगा कि ड्रग हम कहाँ से इम्पोर्ट करते थे, तो हम अफ्रीका से करते थे। आगे देखते हैं, जो करंट का हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे आइलैंड हैं, जावा सुमात्रा वगैरह आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, जहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होता रहता है। ऐसे में यहाँ से क्या क्या आता था, देखिए जो मसाले हैं हमारे स्पीसीज हैं वो वहाँ से इंपोर्ट करते थे हम। बाद में हम देखेंगे कि इंडिया ज़्यादा हब बन जाता है मसालों का वहाँ। उसके बाद जो हमारा परफ्यूम है, जो लिकर है, लिकर उस समय तक हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में बड़े लेवल पे कोई जो लिकर है उसका प्रोडक्शन नहीं होता था। साथ ही साथ शुगर जो हमारा है वो इंडोनेशिया से ही आता था। तो यहाँ तक देखिए हमने देखा कि बाहर से क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है। और देख लेते हैं यूरोप से क्या आ रहा था। 18वीं सेंचुरी का टाइम याद कीजिए। देखिए ये वो समय था जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई थी, बहुत सारे चीज़ों का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। बट इंडिया भी पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे में वहाँ से जो हमारा कॉपर है, तांबा है, लेड है, आयरन वगैरह बनने लगे थे वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पे पेपर बन चुका था, पेपर मिल वगैरह लगने लगे थे। तो पेपर भी हम इंपोर्ट करना क्यों करना स्टार्ट कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय तक जो यूरोपियंस थे वो इंडिया आ चुके थे और अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए थे, तो उनको यूज भी करना होता था। और साथ ही साथ कुछ वुलन वर्क्स, वुलन क्लोथेज वगैरह हैं, वो भी हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे देखेंगे तो जो हमारा कॉपर वगैरह है, लेड है, जो मेटल है, वो ज़्यादा इंपोर्ट होता था। आगे देखते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इस समय तक सिर्फ इंडिया इंपोर्ट ही करता था। इंडिया से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती थी, बाहर भी भेजी जाती थी, क्योंकि मुगलों के टाइम में थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिकल कंडीशन था, हमारा जो इकोनॉमी थी, ट्रेड था, वो थोड़ा डेवलप कर चुका था। तो कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी उसे हम देख लेते हैं। देखिए जो कॉटन टेक्सटाइल है, ये हमारे इंडिया का सबसे पुराना इंडस्ट्री है, जो आज भी बहुत हब है इंडिया वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे तो उस समय भी कहा जाता है कि जो इंडियन कॉटन होते थे और उनकी जो पेंटिंग वगैरह होती थी, यूरोपियंस बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। कुछ राइटर्स ने ऐसा मेंशन किया है कि यूरोप के हर एक घर में इंडियन कॉटन जो बनता था वो अवेलेबल हो गया था एक समय तक आते आते। तो समझिए कि जो उसकी पॉपुलैरिटी थी वो इतने लेवल तक पहुंच गई थी कि यूरोप के हर घर तक पहुंच गया था। तो ऐसे में जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, टेक्सटाइल से संबंधित चीज़ें थी, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती। और क्या क्या एक्सपोर्ट होता था देख लेते हैं। देखिए रॉ सिल्क वगैरह, सिल्क फैब्रिक वगैरह, इंडिगो जो हमने देखा, जिसमें हम नील क्रांति भी बाद में पढ़ेंगे, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो नील वगैरह बनते थे, जो यूरोपियंस ने बहुत ज़्यादा बाद में आके इंडियन में प्रोडक्शन भी करवाया। क्यों करवाया होगा इतना समझ लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़रूरत थी, वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लग चुके थे। ऐसे में उन्हें कपड़ों के कलर्स के लिए इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी। तो जो इंडिगो वगैरह हमारा है, ये यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे। साथ ही साथ जो प्रीशियस स्टोन है, देखिए आज भी देखेंगे आपकी बहुत सारी जो प्रीशियस स्टोन है सिर्फ इंडिया में मिलती हैं, यहाँ से बाहर लोगों को भेजा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रीशियस स्टोन हो, कुछ राइस वगैरह हो, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम में आगे देखते हैं। देखिए इतना सारा चीज़ हो रहा था, चीज़ें एक तरफ एक्सपोर्ट हो रही हैं, इम्पोर्ट हो रहा है। बट अचानक क्या हुआ ऐसा कि जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो हमारा ट्रेड था, वो अचानक से पूरा डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन हम 18वीं सेंचुरी में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन 19वीं सेंचुरी में देखेंगे लेटर ऑन पूरा ही हो जाएगा। तो ऐसे कौन सी रीजन थे जो इसके डिक्लाइन होने के कारण थे, तो हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट था डिक्लाइन का, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर था, उस समय तक धीरे धीरे कोलैप्स होता चला जा रहा था। मुगलों के टाइम में हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आर्मी थी, स्ट्रॉन्ग जो उनका रूल होता था जिसे सारे लोग फॉलो करते थे। बट जब मुगल डिक्लाइन करने लगे, तो जब मराठा आ गए, बाहरी इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर था पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। लूटपाट होना आम बात हो गई। जहाँ पे पहले से देखिए हमने डिस्कस किया था कि बंगाल वगैरह में थाने वगैरह, चौकियाँ वगैरह बनाई गई थी। तो वो सारी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट था, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा। ऐसे में जो हमारा इंटरनल ट्रेड तो धीरे धीरे ख़त्म ही हुआ, जो फॉरेन ट्रेड था वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। आगे देखते हैं हम। देखिए दूसरा कहा जाता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, कि जो
जितने भी हमारे ट्रेड सेंटर थे, खास करके नॉर्थ इंडिया में देखिए दिल्ली, मथुरा वगैरह, आगरा वगैरह, उससे तो बहुत डेवलप सिटी थे और यहीं पे हब था एक तरह से ट्रेड का। तो जो कुछ इंटरनल लोगों ने लूटपाट की और कुछ बाहर से लोग आ गए, जैसे कि हमने नादिर शाह को देखा, अहमद शाह अब्दाली को देखा। अहमद शाह अब्दाली कहा जाता है कि बार बार आगरा और मथुरा को आके लूट के चला जाता था। जब भी एक बार थोड़ा सा डेवलप होता था तो फिर वो आता था, सारी एरिया को लूट के चला जाता था। तो ऐसे में जो इनकी लूट थी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, वो दोनों ही इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रही, जो डिक्लाइन हुआ। आगे कौन से कारक हैं? देखिए, तीसरा कारण ये है, हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि इस समय तक जो छोटे छोटे रूलर थे वो ज़्यादा ही अब बड़े होने लगे थे। इन सेंस अब हर कोई रूलर बन गया था, पर्टिकुलर किसी एरिया पर रूल कर रहा था। ऐसे में जब ट्रेड होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जाता है, तो उस बीच में उन्होंने कहा कि भाई हम आप हमारे एरिया से जा रहे हो तो हमें आपको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टैक्स सिस्टम था वो इतना लेवल तक बढ़ गया, इतना हैवी कस्टम हो गया कि हर 4 कदम पे उन्हें कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता था। मुगल वगैरह के टाइम में क्या था, एक पर्टिकुलर एरिया था, एक बार उन्होंने टैक्स दे दिया और दिल्ली से लेके चले गए कोलकाता तक। बट समझिए कि धीरे धीरे जब दिल्ली से कोलकाता के बीच में 20 रूलर आ जाएंगे तो 20 को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में जो कस्टम ड्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो भी ट्रेड कर रहे थे लोग वो धीरे धीरे अपने आप को इससे पीछे हटाने लगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से डिक्लाइन होता। आगे देखते हैं कौन सा। एक तीसरा बहुत सारे हिस्टोरियन ने मेंशन किया कि देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी वो कौन यूज करता था? वो सारे लोग ही यूज करेंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है। वो सामंत लोग, नोबल लोग, जो कि मुगल एम्पायर वगैरह में जो मंत्री थे, ऊंचे पद पे थे, तो वो लोग धीरे धीरे अब डिक्लाइन होने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो इनके बॉस थे वही डिक्लाइन हो रहे थे, तो इनकी जो पावर थी, जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था, जो इनकी जमींदारियाँ वगैरह थी, धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। तो इनका जो डिक्लाइन हुआ, जो लग्जरी प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड कम होने लगी। ऐसे में जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था वो धीरे धीरे बंद होता चला गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन कहा जाता है जो हमारा ट्रेड है उसके कोलैप्स होने के पीछे। आगे देखते हैं। देखिए, साथ ही साथ देखिए, एक तरफ क्या हो रहा था, पूरा डिक्लाइन हो रहा था ट्रेड और जो भी सेंटर थे। उसी समय तक जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आ चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू की, फैक्ट्री इन सेंस कंपनी लगाना स्टार्ट किया और ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो ऐसे में जो हमारा दिल्ली, आगरा वगैरह, जो एक तरफ वेस्टर्न इंडिया जो है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला, वो कोलैप्स हो रहा था। ऐसे में जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने बंगाल, अवध वगैरह इस साइड से रूल करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो जो उस पर्टिकुलर एरिया था वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सिटी थे जिनकी जो ट्रेड था वो डेवलप हो गया। आप देखेंगे जैसे जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, अब पटना वगैरह में, बनारस वगैरह में, बनारस की साड़ी आप आज भी सुनते हैं, बहुत फेमस है। पटना वगैरह हब बन गया, खास करके मिडिल साउथ इंडिया में आ चुके थे। तो साउथ इंडिया के जो मैसूर वगैरह एरिया हैं, विशाखापट्टनम है, ये सारे ट्रेड हब बनने लगे। जो ट्रेड का जो हब था वो चेंज हो गया पूरा का पूरा 18वीं सेंचुरी में आते आते। तो आगे हम देखते हैं क्या है। इस समय तक देखिए, ब्रिटिशर्स से ही इंडियन लोगों ने एक चीज़ सीख ली थी, शिप बनाना। हमने याद कीजिए, डिस्कस किया था जब आपके साथ टीपू सुल्तान को, मैसूर डायनेस्टी को डिस्कस किया था, मैसूर को, सॉरी, तब हमने देखा था कि टीपू सुल्तान शिप बनाने लगा था और एक नेवी भी बनाना चाहता था। जो शिप इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे उसी के टाइम से डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे में जो हमारा शिप इंडस्ट्री था वो महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो और बंगाल, जो भी एरिया पर्टिकुलर सी से लगे हुए थे वहाँ डेवलप होने लगा था। और कुछ ब्रिटिशर्स ने तो ऐसा मेंशन किया है कि जो इंडियन शिप बनाने वाले लोग थे वो इतने ज़्यादा बेटर शिप बनाते थे कि जो ब्रिटिशर्स भी थे वो भी उनसे शिप खरीदते थे। ऐसे में समझिए, सीखा उनसे ही उन लोगों ने, अब बाद में उन्हें ही सिखाने लगे। तो ऐसे में समझिए जो हमारा शिप इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। आज भी देखिए, जब हमारे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश वगैरह है, सारे पोर्टयार्ड वगैरह, वो कोची वगैरह से उधर ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो समझिए ये वो समय है जब शिप इंडस्ट्री भी डेवलप कर दी। देखिए, जो रूस के पीटर महान हैं, पीटर द ग्रेट थे, उन्होंने तक मेंशन किया था कि इंडिया का जो ट्रेड है, अगर वो उस पर कोई कब्जा कर ले तो पूरे के पूरे यूरोप पे या वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेड है उस पर कब्जा कर सकता है। हो सकता है ब्रिटिशर्स ने उनकी बात सुन ली होगी और वो इंडिया आ गए और सारे इंडियन ट्रेड पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर आकर हम देखते हैं 18वीं सेंचुरी में जो हमारा ट्रेड सिस्टम था 18वीं सेंचुरी का, वो डिक्लाइन हो चुका था। और इस चैप्टर में ही जो समय का सोशल और कल्चरल लाइफ जो था उससे डिस्कस किया गया है। तो उससे हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.